इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 का संपूर्ण हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पर क्या है, इसमें शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अनपसानी, इनको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें शांत दशमलव क्या होता है। जब हम पहले इनकी डेफिनेशन समझ जाएंगे तब हम इनकी क्या है, इसकी प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। तो शांत दशमलव क्या होता है, जब हम किसी भी संख्या को दशमलव के बाद भी यदि भाग देते हैं तो एक निश्चित अंकों के बाद यदि शेषफल 0 आ जाता है तो उसे हम कहते हैं शांत दशमलव। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे ले लें, जैसे 7/8 है। तो 7/8 क्या है, ये शांत दशमलव है। कैसे है, जब 7 में आप 8 का भाग इस तरह से दें, तो दें यहाँ पर तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लेंगे, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 0 दशमलव। ठीक है, अब जैसे 8 का भाग देंगे तो 8 8 8 64। ठीक है, कितने बचे यहाँ पर अपने माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 8 8 64 मतलब 6 बचे। ठीक है, फिर दोबारा 0 लेंगे, 60 हो जाएंगे, तो 8 7 56 56, यानी फिर माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। फिर 0 लेंगे तो 8 5 40। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक निश्चित अंकों के बाद इसमें जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि शांत दशमलव है। ठीक है, जब हम किसी भी संख्या में भाग दें तो दशमलव के बाद भी 2 3 4 मतलब कुछ निश्चित अंकों के बाद उसका जो शेषफल है वो शून्य हो जाए, तो ऐसी जो संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, उसे हम बोलते हैं दशमलव प्रसार में बोलते हैं। और इसकी सीधी सी पहचान ये होती है, यदि आप इसकी पहचान देखें तो इसकी जो नीचे वाली संख्या होती है, मतलब हर होती है, हर का जो हर होता है, तो हर में 2 व 3, 2 व 5 के अलावा अन्य किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता है। 2 व 5 भी अभाज्य है, लेकिन 2 और 5 के अलावा किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाता। या तो 2 का भाग चला जाएगा, या 5 का भाग चला जाएगा, या 2 और 5 दोनों का भाग चला जाएगा, लेकिन इनके अलावा किसी भी अभाज्य संख्या का भाग उसमें नहीं जाता है। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं शांत दशमलव। अपन देख के भी इसको यहाँ पर क्या है, बता सकते हैं कि शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। दूसरा होता है अनपसानी आवर्ती। अनपसानी आवर्ती क्या होता है, मतलब शांत दशमलव का उल्टा होता है। जब हम भाग दें तो कुछ निश्चित चरणों के बाद, निश्चित स्टेप के बाद कुछ अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होने लगती है, तो ऐसी जो संख्या होती है वो अनपसानी कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या है, 1/, यहाँ पर 3 ले लें। 1/3 मतलब एक में 3 का भाग देंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे उदाहरण यहाँ पर क्या भाग देकर देखें, जैसे 1 में 3 का भाग आप दोगे। ठीक है, 3 का भाग इसमें हम दें तो भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव यहाँ पर 10 कर लेंगे, तो देखें 3 3 9, कितने बचे यहाँ पर, 1 बचेगा। फिर 0 उतारेंगे तो 10 हो जाएंगे, 3 3 9, फिर 9 यहाँ पर क्या माइनस करेंगे तो 1 फिर हो जाएगा। फिर दोबारा जैसे 0 उतारेंगे, 3 3 9। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बार बार क्या है, जो यहाँ पर अपना 3 है वो बार बार आप यहाँ पर रिपीट हो रहा है, यानी कि बार बार शेषफल आपको 1 आ रहा है। तो 1 का यहाँ पर बार बार जो शेषफल 1 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से इधर भागफल 3 3 अपना चलता जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, अनपसानी आवर्ती संख्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या हम क्या बोलते हैं, अनपसानी आवर्ती संख्या इनको बोला जाता है। यहाँ पर मतलब ये अनपसानी मतलब कि खत्म नहीं होने वाली, और आवर्ती मतलब कि यह कभी किसी निश्चित संख्या की पुनरावृत्ति जिसमें हो रही है वो यहाँ पर है। और इसकी सरल पहचान क्या है, कि इसकी सरल पहचान ये है कि इसमें 2 व 5 के अलावा अन्य किसी अभाज्य संख्या का भाग भी चला जाता है। मतलब 2 का भाग चला जाए, 5 का चला जाए, लेकिन इसके भाग बाद भी जैसे कि नीचे वाली संख्या में 3 का भाग जा रहा हो, 7 का जा रहा हो, 11 का जा रहा हो, 13 का जा रहा हो, 17 का जा रहा हो, तो इनमें से किसी भी संख्या का भाग चला जाए तो ऐसी संख्या जो होती है वो अनपसानी आवर्ती होती है। मतलब उसका शेषफल कभी खत्म नहीं होता, वो बार बार निश्चित यहाँ पर शेषफल को पुनरावृत्ति करती रहती है यहाँ पर। ठीक है, ऐसी संख्या हम बोलते हैं अनपसानी आवर्ती। अगली जैसे है हमारी अनपसानी अनावर्ती। ध्यान रखना, ऊपर वाली क्या थी, अनपसानी आवर्ती थी, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अनपसानी अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती का मतलब ये है कि आवर्ती का मतलब था कि बार बार निश्चित अंक पुनरावृत्ति हो रही है, और अनावर्ती का मतलब ये है कि यहाँ पर अनंत तक तो चल रहे हैं, वो खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो अंक आ रहे हैं वो एक निश्चित क्रम में नहीं आ रहा है।
उन्हें हम बोलते हैं अनपसानी अनावर्ती संख्या बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका विस्तार अनंत तक होता है लेकिन निश्चित अंकों के उसमें नहीं चलता, एक निश्चित ऑर्डर में नहीं चलता। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, जैसे यहाँ पर क्या है, कोई भी यहाँ से 0.1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001 डॉट डॉट। तो यहाँ पर हम देखें तो कोई निश्चित अंक पुनरावृत्ति नहीं हो रही, जैसे पहले 1 आया, फिर 0.1 आया, फिर 0.001 आया। तो इस तरह से कोई निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही कि बार बार एक ही अंक रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। तो ऐसी जो संख्या होती है वो कहलाती है अनावर्ती अनपसानी अनावर्ती संख्या कहलाती हैं। इसमें यहाँ पर जैसे सीधा सा इसमें देखें, रूट वाली ऐसी सभी संख्या आ जाती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। तो जिस सभी संख्या जो हैं वो कौन सी हैं, अनपसानी अनावर्ती हैं। और साथ में जो पाई है, पाई भी जो होती है वो अनपसानी अनावर्ती के अंतर्गत ही रखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, इनका क्या है, कभी अंत नहीं होता, अनंत तक इनका विस्तार चलता है और कोई निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसलिए इन्हें बोलते हैं अनपसानी अनावर्ती संख्या बोलते हैं। अनपसानी अनावर्ती जो संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके अंतर्गत जितनी भी संख्या आती हैं वो कैसी होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। दूसरा, यदि हम इनको देखें यहाँ पर कौन सी, शांत दशमलव और अनपसानी आवर्ती संख्या। तो ये दोनों की जो संख्या जो होती हैं, जो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, मतलब परिमेय संख्याओं के ही ये होती हैं। ठीक है, देखें तो पहला प्रश्न है 3.1 का, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। मतलब आपको बताना है शांत दशमलव है या अनपसानी आवर्ती है। ठीक है, तो देखें पहला भाग इसका है 36/100। इसमें आपको बताना है कि शांत है या यहाँ पर अनपसानी आवर्ती। तो देखें 100 है तो आप दो जीरो को तो छोड़ दिया करें, एक का भाग दो, तो एक का भाग 36 में देंगे तो 36 ही आएगा। अब दशमलव कहाँ लगाए, तो दो जीरो है तो पीछे से दो अंक छोड़ दो, 1 2, मतलब जहां दशमलव आ जाएगी। तो 0.36 मतलब इसमें अनंत तक नहीं चल रहा है, मतलब इसमें शेषफल जीरो नहीं बचेगा। इसका मतलब ये है कौन सी प्रकार की दशमलव है, तो ये है शांत दशमलव। इसमें आप लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार में जी है इसमें। ठीक है, देखें दूसरा भाग है इसका, दूसरा भाग है क्या है, 1/11। अब 1/11 शांत दशमलव है या अनपसानी आवर्ती है। तो वैसे तो आप बता सकते हैं कि जिसके नीचे यहाँ पर क्या है, 3, 7, 11, 13, 17, इनमें से किसी संख्या का यदि भाग जा रहा है तो वो अशांत ही बनेगा, मतलब अनपसानी बनेगा। 1/11 नीचे के 11 है तो 11 में तो 11 का भाग जाएगा, 2 और 5 का भाग तो इसमें नहीं जाता, मतलब ये बनेगा अनपसानी आवर्ती। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे 11 का भाग यदि आप दोगे किसमें, 1 में, तो कैसा देंगे, यहाँ पर देखो 0.10 हो जाएंगे, 10 में फिर नहीं जाएगा तो फिर एक जीरो और लेंगे तो 100 हो जाएंगे यहाँ पर। अब देखो 11 9 99, 99 और 99 फिर दोबारा यहाँ पर क्या है, एक अपना बच गया, एक बच गया तो फिर देखो यहाँ पर क्या है, एक में भाग नहीं जाएगा, जीरो लेंगे तो 11 का भाग देंगे 10 में तो जीरो टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है जीरो और 10 यहाँ पर, और फिर जीरो लेंगे तो 100 हो जाएंगे, तो 11 99। तो बार बार जीरो नो जीरो नो अपना बनेगा और यहाँ पर बार बार आपको शेषफल क्या आ रहा है, एक शेषफल आपको आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रसार है वो कैसा है, अनपसानी अनपसानी आवर्ती। ठीक है, आवर्ती है क्योंकि अनावर्ती तो क्या, रूट वाले नंबर आते हैं, रूट वाले नंबर और पाई जो होते हैं वो अनावर्ती आते हैं। बाकी इस तरह की जो संख्या आएंगी वो अनापसानी आवर्ती होंगी। बस सीधी सी पहचान है कि नीचे वाली संख्या में यदि 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23, इनमें से यदि किसी संख्या का भाग जा रहा है तो अनपसानी आवर्ती होगा। और यदि केवल 2 और 5 का भाग जा रहा है, अन्य किसी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो वो क्या है, शांत हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखें पार्ट थर्ड है, तीसरा भाग है 4 सही 1/8। तो बटे में क्या है, 8 है, तो 8 में देखो यहाँ पर ना तो 3 का भाग जाता है, ना 7 का जाता है, ना 11 का, 13 का, 17 किसी का नहीं जाता, 8 है तो 8 से बड़े का जाएगा नहीं। इसका मतलब ये कौन सी है, शांत है। ठीक है, जब 3, 7, 11, 13, 17, 19 इनमें से भाग जाए नीचे वाली में तो अनावसानी अनावर्ती होता है, नहीं तो वो शांत है। आप तो सीधा सा जी समझ लें, जैसे इसके बटे में 13 है तो 13 में तो 13 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सी है, अनपसानी है।
अनफसानी आवर्ती। ठीक है, आवर्ती इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, रूड में नहीं है, रूड वाली होती तो अनावर्ती हो जाती। 2/11 है तो 2/11, तो 11 में तो 11 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये भी कैसी बनेगी यहाँ पर, अनफसानी आवर्ती। ठीक है, जो भी ये भी नंबर जो बनेगा अनफसानी आवर्ती बनेगा। दूसरा यहाँ पर इसको यदि हम देखें 329/400, तो 400 यदि हम देखें तो 2 जीरो तो है, तो ये 5, 4 में ना तो 3 का भाग जाता है, ना 7 का जाता है, ना 11 का जाता है, मतलब ये जो बनेगी वो शांत दशमलव यहाँ पर बनेगी। आप वैसे ही भाग देख दे सकते हो, तो क्या है, दशमलव एक निश्चित अंक के बाद शेषफल 0 इसमें जाएगा, लेकिन इन दोनों में शेषफल 0 नहीं आएगा, इसलिए ये कैसी है, आवर्ती संख्याएं हैं उसमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का वार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? मतलब यहाँ पर 1/7 का मान आपको दे रखा है और इन सभी पांचों का आपको मान आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखें, यहाँ पर जैसे आपको पहले 2/7 का मान चाहिए, 2/7, तो 2/7 ही आप क्या लिख सकते हैं, 1/7 गुणा 2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/7 का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर, 0.142857 का बार। ठीक है, और गुणा में 2, तो गुणा में जी 2 लिख दें। ठीक है, इसका गुणा यहाँ पर आप कर दो, तो करेंगे तो कितना आता है, 2 7 14। ठीक है, 2 5 10 और 1 11। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, और दशमलव यहाँ पर 0, और इस पर इन पर ही पूरे पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अपन को मान चाहिए 3/7 का, तो यहाँ पर 3/7 लिख लो, यहाँ पर 3/7, तो 3/7 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 1/7 और गुणा में 3। ठीक है, बराबर। अब देखें 1/7 का मान फिर वही है, क्या है, 0.1428557 का बार है, ये यहाँ पर मान है 1/7 का, और गुणा में कितने, 3, तो गुणा में 3, मतलब इसमें 3 का गुणा कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो करें यहाँ पर गुणा, देखो 7 तिया 21, 1 2 हासिल, 5 तिया 15, 2 17, 1 हासिल, 8 तिया 24 और 1 25, 2 हासिल, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 तिया 12, 2 1 हासिल, 3 1 और 1 4, और यहाँ दशमलव 0, और इस पे बार पूरे पे यहाँ तक लग जाएगा, तो इसका आंसर ये अपना हो जाएगा 3/7 का। अब अपने निकालना है यहाँ पर 4/7 का मान। 4/7 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 1/7 और गुणा में 4, मतलब इसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो देखें यहाँ पर 1/7 का मान क्या है, 0.1428557, दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है, एक साथ पूरे अंक कभी नहीं बोले जाते, और गुणा में कितने, 4, तो गुणा में 4। ठीक है, 4 का गुणा कर दो, यहाँ पर आप क्या आएगा, यहाँ पर 7 चौको 28, 2 हासिल, 4 पंचे 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 8 है 32 और 2 34, 3 हासिल, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 हासिल, 4 चौको 16 और 1 17, 1 हासिल, 4 एकम 4 और 1 5, दशमलव 0। ठीक है, तो इस पूरे पे बार अपना ये लग जाएगा, तो दूसरा 4/5 का मान ये हो जाएगा। फिर अपने चाहिए 5/6 का मान चाहिए, और ये 5/7 का मान, तो 5/7, तो इसको भी आप क्या लिख सकती हो, 1/7 और गुणा में 5, मतलब 1/7 का मान आपको दे ही रखा है, 1.1428557। ठीक है, 5 7 का बार, और गुणा में यहाँ पर कितना, 5। ठीक है, गुणा करें, यहाँ पर कितना बनेगा, तो यहाँ पर देखो 5 7 35 की 5, 3 हासिल, 5 5 25 और 3 28, 2 हासिल, 5 8 40 और 2 42, 4 हासिल, 5 दूनी 10 और 4 14, 1 हासिल, 5 चौको 20 और 1 21, 2 हासिल, 5 एक 5 और 2 7, दशमलव 0, तो ये इस पे पूरे पे 12 ये लग जाएगा, तो इसका मान ये हो जाएगा। अब अपन को चाहिए यहाँ पर 6/7 का मान,
तो देखें 6/7, तो 6/7 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 1/7 और गुणा में 6। तो 1/7 का मान आपके पास है 10.142857 857 का बार है जी। यहाँ पर क्या है, 1/7 का मान है और गुणा में 6, तो गुणा इसमें 6 का गुणा कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पर, 6×7 = 42, 4 हासिल, 6×5 = 30 और 4 34, 3 हासिल, 6×8 = 48 और 3 51, 5 हासिल, 6×2 = 12 और 5 17, 1 हासिल, 6×4 = 24 और 1 25, 2 हासिल, 6×1 = 6 और 1 7 और यहाँ दशमलव। ठीक है, और इस पूरे का बार आप लगा दो, तो इसका आंसर जी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। ठीक है, तो इनको जो यहाँ पर क्या 3 भाग आपको मिलेंगे इसमें, और इन तीनों भागों को P/Q के रूप में आपको लिखना है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में आपको लिखना है, बटे वाली संख्या में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, पहला जो भाग दिया है 0.6 का बार, तो इसको जैसे क्या पहले मैं इसको पूरे को x के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम x के बराबर ले लो, कि 0.6 का बार, ये x का मान हो गया। अब बार जो दिया है, तो बार को जब हटाते हैं तो जितनी संख्याओं पर अंकों पर बार लगा होता है, उसका मतलब ये है कि वो अनंत तक उनका विस्तार है। ठीक है, मतलब 0.6666 कितने बार है तो आपको पता नहीं है कितने बार है, डॉट डॉट मतलब इतना है। ठीक है, इसको जैसे नंबर यहाँ पर आप 1 दे दो। ठीक है, बार का मतलब यही है, खुले में वो बार बार क्या है, रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितने अंकों पर बार था, 1 अंक पर बार था, तो इसका मतलब ये है कि अब जो समीकरण 1 है, क्योंकि ये वाला कर लिया, तो सभी में आपको सेम प्रोसेस रहेगी करने के लिए। ठीक है, समीकरण जो 1 हमने बना, तो समीकरण 1 में 1 पर बार था, तो 1 पर 1 0, मतलब 10 का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, यहाँ पर आप थोड़ा कोशिश करें उसको देखें। तो इसमें यहाँ पर हम 10 का गुणा कर देते हैं, 10 का गुणा करते हैं, तो देखो 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर में 10 का गुणा जब दशमलव वाले में करते हैं, तो 10 पे जैसे 1 जीरो होती है, तो दशमलव के बाद एक अंक बढ़ जाता है, इधर घट जाता है, मतलब दशमलव लेफ्ट से यहाँ पर राइट, लेफ्ट राइट से लेफ्ट यहाँ पर चली जाती है, मतलब 6.66। अब ये तो डॉट डॉट है, तो इसका मतलब यहाँ पर ही वही है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 10x बराबर में कितने हुए, 6.666। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो 10x बराबर में 6 और प्लस में जो यहाँ पर दशमलव जो है, तो इसको अलग कर दूं, 0.666 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 6 अलग कर ली और दशमलव वाले अलग कर दिए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आप देखो 10x तो है बराबर 6, प्लस अब देखो 0.0666 क्या है, x बराबर है, मतलब 0.666 जो है वो तो x है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से x यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस x को हम क्या करें, लेफ्ट साइड में ले आए, तो लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि क्या हो जाएगा, 10x माइनस में 1x बराबर में 6 आ जाएगा। 10x में से x यहाँ पर 1x कम करेंगे तो कितने x बचेंगे, 9x बराबर में 6। आपको इसका मान चाहिए, मतलब आपको x का मान चाहिए, तो x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 9 उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, मतलब बटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 6/9 हो गए, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर कितना होगा यहाँ पर, 2/3। ठीक है, और यही हमको इसमें मालूम करना था इसमें। ठीक है, देखें दूसरा भाग है प्रश्न तीसरा 3 का, 0.47 का बार, यहाँ पर केवल 7 पर बार है, तो इसको हमको क्या करना है, P/Q के रूप में लिखना है, मतलब भिन्न के रूप में आपको लिखना है। तो पहले हम क्या करें, इस पूरे को x के बराबर आप मान लो। ठीक है, मतलब x बराबर 0.47, ये हमने x के बराबर मान लिया। अब दूसरी स्टेप क्या करते हैं, जो बार हटाते हैं, बार हटाएंगे मतलब x बराबर क्या आएगा, 0.7
4। अब 7 पे बार लगा है, इसका मतलब 7 इसमें जो है बार बार रिपीट होगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जरूरी नहीं कि 3 बार लिखें इसको, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो वो अनंत बार यहाँ पर है। ठीक है, इसको चाहो तो आप यहाँ पर नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं 10 का गुणा इसमें करता हूँ। 10 का गुणा क्यों कर रहा हूँ? तो दशमलव के बाद एक अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो सबसे पहले उसकी व्यवस्था आपको करना होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में 10 का गुणा आप करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप 100 का गुणा भी कर सकते थे, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझ में आया इसलिए उसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, यदि आपने वीडियो को सब लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक जरूर करते रहे बीच बीच में, तो जिससे क्या है हमको भी मोटिवेशन मिलता है और आपको उसमें कुछ जाता भी नहीं है उसमें। तो देखें, इसको 10 का गुणा कर दूं तो मैं यहाँ पर 10 का गुणा x में करेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर में 10 का गुणा इनमें करेंगे तो 10 में एक जीरो, मतलब दशमलव एक अंक बाद में हो जाएगी, मतलब यहाँ पर 4.77 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कितने भी बार लिख दो यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि अब देखो रिपीट क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो इसका एक 7 पे बार है, तो इसका मतलब इसमें 10 का गुणा और करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको नंबर, अगला समीकरण मतलब 2 दे देता हूँ। अब समीकरण 2 में दोबारा हम 10 का गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 10 का गुणा फिर करें यहाँ पर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 में 10 का गुणा करेंगे। अब यहाँ पर देखो 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा 100 में करेंगे, सॉरी 10 का गुणा 10 में करेंगे पहले, तो 100x हो जाएंगे, बराबर। अब इसमें 10 का गुणा करोगे तो एक अंक और चली जाएगी यहाँ पर, मतलब अब क्या है, 4 पे तो थी, एक अंक और इधर हो जाएंगे तो 7, मतलब 47.777 और डॉट डॉट डॉट। आप जी मत सोचना कि पहले 3 थे एक इधर आ गया फिर भी 3, क्योंकि इसके बाद डॉट डॉट लगा है, मतलब कितनी भी आप 7 के इसमें लिखो कोई उसमें अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आप इसको देखें, अब हमारे पास 10x का मान कितना है, 4.777 है। तो इसको थोड़ा सा मैं अपनी सुविधा के लिए, जो अपन को क्वेश्चन करना है, क्योंकि x का मान आपको निकालना है तो इधर भी आपको पूरे को x में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, मैं इसको यहाँ पर क्या है, 43 प्लस 4.777 डॉट डॉट ऐसा लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, मैंने, मुझे यहाँ पर जो वैल्यू दिख रही है ये वैल्यू मैंने यहाँ पर अलग बना ली, तो 47 में से 4 अलग कर ली, 43 बचे, और इस पूरे की जगह पर आपको x उसमें मतलब 10x यहाँ पर आप रख दोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 10x यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहे समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे तो इधर ही कर देता हूँ, यहाँ पर उधर नहीं जाता हूँ। तो क्या बनेगा यहाँ पर 10x, सॉरी 100x, बराबर में कितनी है, 43, तो यहाँ पर 43 प्लस, अब कितनी है, 4.777, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10x लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप 10x लिख लो। ठीक है, अब देखो 10x प्लस का है, इसको आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 100 में से 10 कम करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर इधर आके 90x हो जाएगा, बराबर कितने यहाँ पर 43। तो 90x बराबर 43, आपको x का मान चाहिए तो x बराबर, तो 43 और 90 उधर जाएगा तो भाग में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना होगा यहाँ पर 43/90, और यही मान हमको पता करना था, यही आपका आंसर उसमें हो गया। प्रश्न 3 का भाग 3 है, 0.001 का बार, तो 3 अंक पे बार है यहाँ पर, और दशमलव के बाद कोई भी अंक ऐसा नहीं है जिस पे बार नहीं है। तो पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप तो ये है कि आप इसको x के बराबर मान लो। परीक्षा में जब भी क्वेश्चन करें तो जितना आए उतना करें, उतना तो करें, ये मत सोचें ना कि यहाँ पर क्या है, एक लाइन लिखने से क्या होगा, 2 लाइन लिखने से क्या होगा, नंबर उसकी भी मार्किंग होती है गणित में, ऐसा नहीं है उसमें, नंबर सभी के मिलते हैं। यहाँ पर 2 लाइन भी यदि आपकी सही है तो उसके अलग से आपको बिल्कुल नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर 0.001 का बार लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको क्या है, हम बार हटाएंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे, 0 अब जो बार बार रिपीट क्या हो रहा है, तो तीनों अंक जो है रिपीट हो रहे हैं, मतलब 0.01, फिर 0.01, 0.01, इस तरह डॉट 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 अपना चलेगा। ठीक है, इसको हम क्या कर दें, यहाँ पर एक नंबर 1 यहाँ पर दे दो, समीकरण 1 दे दो। अब इस समीकरण 1 में हम कितने का गुणा करें, समीकरण 1 में
देखो एक तो रख ही लिया करो, और कितने का गुणा करना है, जितने अंकों पे बार है, जैसे 1 2 3, तो एक पर 3 जीरो वाले का गुणा करना है, मतलब 1000 का गुणा करना है। बिल्कुल सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। थोड़ा सा यदि आप धैर्य से करोगे तो हो जाएगा उसमें। 3 अंक हैं तो 3 जीरो लिख लो एक पर, तो मतलब 1000 होगा, तो 1000 का गुणा करेंगे। इसमें ही कुछ बच्चों का कंफ्यूज होता है कि कितने का गुणा करना है, कि सर ने तो पहले 10 का कर दिया, फिर 1000 का, तो 1000 कहाँ से कर। तो जितने अंकों पे बार है एक पर, उतने जीरो का रख के गुणा कर दो। आप तो दिमाग में बस इतना बसा लो, ठीक है। तो इनका क्या है, गुणा करने पर तो क्या होगा, एक्स में 1000 का गुणा करोगे तो 1000 एक्स हो जाएंगे। बराबर क्या बनेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1000 में 3 अंक हैं, तो 0.3 अंक यहाँ पर राइट साइड जाएगी, मतलब यहाँ पर दशमलव आ जाएगी, यानी 1.001 001 और फिर 001, क्योंकि यहाँ पर ये तो आगे तक डॉट डॉट है। जरूर ये नहीं है कि मैंने इधर लिखी, इधर बहुत से 0 1 0 0 1 हैं, तो उनमें से यहाँ पर अगले अपन कितने भी यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब इसको क्या कर दें, यहाँ पर देखो 1000 एक्स बराबर में, अब एक को अलग कर लूं मैं यहाँ पर। एक को अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्स का मान अपने को जे है, तो जे इसको अलग कर दें, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको अलग कर दो 0.001 001 001 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसमें जैसे इसको आप चाहो तो 2 नंबर नाम दे दो, ना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 से इसमें यहाँ पर मान रख देते हैं, समीकरण 1 से, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 100 एक्स तो है ही, सॉरी 1000 एक्स तो है ही, बराबर में कितना है, 1। अब इस पूरे की जगह पर आप यहाँ से समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, इस पूरे की जगह पर एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह एक्स लिख देंगे। अब जो एक्स है इसको हम लेफ्ट में लाएंगे, तो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 1000 एक्स और माइनस में एक्स बराबर कितना, 1, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1000 में से एक एक्स कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 999 एक्स बराबर कितना, 1। यानी इसका मतलब ये है कि एक्स बराबर, तो एक्स बराबर 1, और 999 उधर जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएंगे, मतलब बटे में 999, और यही हमारा आंसर इसका हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 है, 0.9999 डॉट 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 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, मतलब आपका उत्तर एक ऐसा उत्तर आने वाला है जो आपको आश्चर्यचकित करेगा, जिसका आप विश्वास नहीं कर रहेंगे। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोग के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा भी करना है। उस पर चर्चा करना है, वो एक अलग चीज है, मतलब इसको पी बटे क्यू की फॉर्म में आप लिखें। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जो अभी कर रहे थे वही है प्रश्न, तो इनको इसको पूरे को पहले हम एक्स के बराबर मान लें, मतलब एक्स बराबर 0.9999 इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसको मान लिया, ठीक है। अब इसको नंबर दे दो, 1 दे दो। अब इसमें देखो रिपीट क्या हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है 9 9 का, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आप एक पर एक जीरो, मतलब 10 का गुणा कर दें, ठीक है। तो समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, ठीक है, 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करेंगे तो 10 का गुणा एक्स में करोगे तो 10 एक्स हो जाएगा, ठीक है। और 10 का गुणा इधर करेंगे तो एक अंक आगे चली जाएगी, मतलब 9 दशमलव, फिर वही कहानी 9 9 9, ठीक है, 9 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर यदि हम देखें क्या लिखते हैं, जैसे 10 एक्स तो है ही, बराबर जैसे 9, और प्लस में इसको फिर दोबारा उसी फॉर्म में लिख दो, मतलब इसको अलग कर दें, 0.9 9 9 9 और डॉट डॉट डॉट, और 0.99 जो है वो एक्स का मान है, मतलब इसकी जगह पर आप एक्स लिख सकते हैं। तो 10 एक्स बराबर में क्या लिख दें, 9, और प्लस में इसकी जगह पर एक्स। अब एक्स को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इसका मतलब इसको इधर लाते हैं तो 10 एक्स माइनस में 1 एक्स बराबर कितनी है, 9। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10 एक्स में से 1 एक्स कम करेंगे तो 9 एक्स बचेगा, तो 9 एक्स बराबर 9, और 9 एक्स बराबर 9, तो एक्स बराबर क्या आएगा, तो एक्स बराबर, तो 9 को उधर ले जाएंगे तो 9 भागित 9, तो 9 से 9 भाग देंगे 1 आ जाएगा, मतलब एक्स का मान यहाँ पर आपको क्या मिला, 1 मिल गया। अब एक्स का मान 1 मिल गया, मतलब ये तो ये है कि 0.999, तो वो तो क्या है अपना, क्या एक्स
एक ही आ गया, मतलब पूर्णांक ही आ गया, दशमलव तो हट ही गया। तो यही आश्चर्य वाली बात है। और ऐसा क्यों हुआ? तो इससे इससे अपने क्या पता चलता है, इससे चर्चा में यदि हम देखें, इससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर 0.999 और 1 में बहुत ही कम अंतर है, मतलब दोनों की लगभग लगभग वैल्यू कैसी है, बराबर है। ठीक है, यही हमारा आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, इसमें यही लिख देंगे, दोनों में बहुत ही कम अंतर है। प्रश्न नंबर 5 है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसमें आपको देखना है कि 1/17 को दशमलव प्रसार करना है, तो एक पुनरावृत्ति खंड में, मतलब यहाँ पर जिससे अंक से दोबारा अंक रिपीट होने लगे, तो एक खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं, जी हमको बताना है। और अपने उत्तर की जांच के लिए आपको क्या करना है, विभाजन क्रिया विधि का यूज करना है। वैसे तो 1/17 है, तो इसमें यहाँ पर बटे में 17 है, इससे एक का मतलब इसमें अधिकतम 16 अंक इसमें हो सकते हैं एक खंड में। फिर भी हम यहाँ पर जांच करते हैं, तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 17 का भाग देना है किसमें, एक में। ठीक है, अब देखो 17 का भाग देंगे एक में, तो देखें 10 एक में भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, दशमलव, यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अब 10 में 17 का भाग देंगे, तो 17 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, तो 0 बार जाएगा, 0 बार देंगे, माइनस करेंगे, अब कितने आएंगे, यहाँ पर 10 आ जाएंगे। फिर यहाँ पर एक जीरो, फिर दोबारा जीरो लेंगे, 17 का भाग इस 100 में देंगे, 17 5 85, यानी कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, कितने आएंगे, 85 आएंगे, यानी कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 15 यहाँ पर बच जाएंगे, घटाएंगे तो। ठीक है, अब इनको यहाँ पर क्या है, एक जीरो फिर ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 17 5 पीछे 17 छक्के 17 7 119, 17 ठीक 36। ठीक है, कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 17 8 136। ठीक है, अब माइनस करें तो कितने आते हैं, यहाँ पर 14 आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 150 में से 36 कम करेंगे तो 14 आ जाएंगे। फिर अब दोबारा जीरो उतारेंगे, तो दोबारा भी कितने बार जाएगा, 8 बार ही जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 बार जाएगा, तो अब देखो दोबारा देखें, 17 8 136, मतलब 136 माइनस करें, तो माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 4 यहाँ पर बच जाएंगे। फिर जीरो लेंगे यहाँ पर, तो देखें 17 दूनी 34। ठीक है, 17 दूनी 34, मतलब यहाँ पर कितने 34, तो कितने बचेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 6 बच जाएंगे। ठीक है, 6 बच जाएंगे, तो फिर जीरो लेंगे यहाँ पर, 17 3 51, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और 17 3 51 मतलब 51 हो जाएंगे। माइनस करें, कितने बचेंगे, यहाँ पर 9 बचेंगे। ठीक है, 9 बचेंगे, तो फिर दोबारा जीरो लेंगे, 90 हो जाएंगे। 17 5 85, 5 बार चला जाएगा, 85 यानी कि, ठीक है, माइनस करें तो 90 में से 85 कम करेंगे तो फिर 5 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कब तक चलना है, जब तक शेषफल एक ना आ जाए। ठीक है, जहां पर शेषफल एक आने लगेगा दोबारा, क्योंकि एक के बाद दोबारा वही की रिपीट उसमें होती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो 5 आ गया, तो 5 फिर जीरो लेंगे यहाँ पर, 17 3 51 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, यानी कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 50 में से 34 कम करेंगे तो 16 बच जाएंगे, यहाँ पर 16 बच जाएंगे, तो फिर जीरो लेंगे यहाँ पर, तो 17 नंबर 153, तो यहाँ पर कितने 9 आ जाएंगे, और 17 नंबर 153 मतलब यहाँ पर कितने 153 करेंगे, तो माइनस करो, तो 160 में से 153 कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, 70 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 70 हो जाएंगे, तो 17 3 51, 17 चौक 68, मतलब कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है, 17 चौक 68, तो कितने आ जाएंगे, 4 बार में यहाँ पर 68 यहाँ पर। ठीक है, माइनस करो, कितने बचेंगे, यहाँ पर 2 2 बचेंगे, तो फिर जीरो लेंगे यहाँ पर, तो 17 का भाग 20 में देंगे, तो 17 एकम 17, एक बार गया, तो यहाँ पर हम कितना ले लें, एक, यहाँ पर एक बार गया। ठीक है, माइनस करो, तो कितने बच गए, 3 बच गए, फिर कितने हुए, 30 हो गए। ठीक है, 30 हो गए, तो 30 में 17 का भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 17 एकम 17, मतलब एक बार गया, तो फिर दोबारा एक यहाँ पर हम ले लें। ठीक है, अब इसको माइनस करें, माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर अपने पास इसमें, यहाँ पर 13 इसमें बच जाएंगे। ठीक है, 13 बच जाएंगे, तो फिर जीरो यहाँ पर, तो 17 7 119। ठीक है, 17 7 119, तो 119 कितने बार गया, 7 बार, तो यहाँ पर हम 7 ले लें। ठीक है, तो 119 कम करेंगे 131 में से, तो कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। फिर जीरो लेंगे यहाँ पर, तो कितने बच जाएंगे, 17 17 5 17 छक्के 102, 102 मतलब यहाँ पर क्या है, 102 कितने बार में,
6 बार में, तो यहाँ पर हम 6 इसमें लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस करें कितने बचेंगे यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर क्या है 8 इसमें बच जाएंगे। ठीक है, 8 बच जाएंगे तो फिर कितने हो जाएंगे जी, 80 हो जाएंगे। तो 80 हो जाएंगे तो अब 80 में कितने बार जाएगा, 17 चौको 68, 17 5 85 ज्यादा हो जाएंगे तो 17 चौको 68। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 17 चौको 68 मतलब कितने, 4 बार गया। अब 68 कम करेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास, यहाँ पर 12 बच जाएंगे। ठीक है, कितने होगा यहाँ पर 120 हो जाएंगे। 17 7 119, 17 7 119 तो एक आ गया, 17 7 119 तो यहाँ पर कितने, 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर दोबारा अपना क्या है, शेषफल 1 यहाँ पर आ गया, शेषफल 1 आ गया मतलब यहाँ से फिर दोबारा वही रिपीट चलेगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो इस प्रकार एक खंड में कितने यहाँ पर अंक बन गए, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक इसमें बन गए। तो उसमें यही पूछा था कि एक खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो 16 हो सकती है। 16 आपका आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, काफी बड़ा है लेकिन यहाँ पर है तो है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, P बटे Q या Q इज नॉट इक्वल 0 के रूप की परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। आपको P बटे Q की संख्याओं के उदाहरण लेने हैं जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जो P बटे P और Q है इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। और जो निरूपण है वो कौन सा होना चाहिए, शांत दशमलव होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, तो वह गुण भी बताना है कि इस Q में कौन सा गुण है। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पर उदाहरण लिख लें यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण ही लिखना है यहाँ पर, अपने मन से लिख लें, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखूं वही उदाहरण आप लिखें। जैसे यहाँ पर मैंने लिख लिया 3/5 उदाहरण है, इसका दशमलव निरूपण करोगे तो 0.536 मतलब 0.6 आ जाएगा, यहीं पर दशमलव खत्म। दूसरा और भी जैसे यहाँ पर ले लें, जैसे यहाँ पर 13/2 ले लिया, 13 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6.5, तो ये भी यहाँ पर कैसा है, शांत दशमलव ये है। और भी ले लो, जैसे यहाँ पर 7/8 ले लें। ठीक है, 7/8 तो 7 का भाग देंगे तो 0 कितने हुए 70, 70 मतलब यहाँ पर 8 8 8 8 64। ठीक है, 6 बचे मतलब 60 हो गए, 8 7 56, 4 बचे 8 5 40 और शेष पर 0, तो इसका प्रसार ये हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इसके उदाहरण है। अब आपको एक इसका गुण लिखना है कि Q का कौन सा गुण देखा, तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि शांत के लिए जो शांत दशमलव निरूपण होता है उसका जो हर है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 और 5 के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग ना जाए। मतलब उसमें 3 का 7 का 9, 3 का 7 का 11 13 17 ऐसी संख्याओं का भाग ना जाए, हर वाली संख्या, हर मतलब बटे वाली संख्या में, तो वह शांत हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसी संख्या चुनी नीचे जिसमें 3 7 11 13 17 इन संख्याओं का भाग न जाए, अभाज्य संख्याओं का भाग न जाए 5 और 2 के अलावा। 5 और 2 का भले ही चला जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर यदि आप लिखना चाहो तो इसमें लिख भी सकते हैं, इन सभी परिमित संख्याओं परिमित संख्याओं के हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर m के रूप में है, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं है फैक्टर में। ठीक है, देखें प्रश्न नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनपसानी अनावर्ती है। स्टार्टिंग में ही बताया था अनपसानी आवर्ती और अनपसानी अनावर्ती। जो अनावर्ती होती है अपरिमित संख्या होती है। ठीक है, जी P बटे Q के रूप में ये नहीं होती, यहाँ पर इनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इनके उदाहरण जैसे हम देखें तो दशमलव के बाद इनका अनंत तक प्रसार तो होता है लेकिन एक निश्चित ऑर्डर में नहीं होता, वो कभी कोई सा उनका ऑर्डर बदलता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक उदाहरण, 3 उदाहरण लिखना है 0 जैसे यहाँ पर क्या है 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 और इस प्रकार अपना चल रहा है। तो किसी निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है ये, तो यहाँ पर इसमें अंकों की संख्या बदलती जा रही है। जो खंड है उसमें अंकों की संख्या क्या हो रही है, बदलती जा रही है। मतलब ये कैसे अनावर्ती है, मतलब ये अपरिमेय है। दूसरा इसी तरह और भी लिख सकते हो आप, जैसे यहाँ पर क्या है 2.01
001, 0001, 00001, इस तरह से डॉट डॉट। तो ये भी कौन सी है? अनअफसानी अनावर्ती है। और भी हम देखें, जैसे यहाँ पर तीन उदाहरण आपको लिखना है उसमें। तो यहाँ पर जैसे क्या है, जैसे दशमलव दो दशमलव यहाँ पर 002, 00002, 00002, इस तरह से डॉट डॉट। तो ये कौन सी है? अनअफसानी अनावर्ती है। कोई से भी उदाहरण लिख दो, उसमें ये नहीं है बाउंडेशन है कि यही लिखो जो मैंने लिखा। आप कोई से भी लिख दो। हाँ, कोई निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति ना हो उनमें। ठीक है, अनंत तक चल रही है। और ठीक है, कोई निश्चित वो पुनरावृत्ति अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। कोई खंड में एक ही खंड बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा उसमें नहीं होता है। प्रश्न नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्या हैं और इनके बीच में हमको अपरिमेय संख्या पता करना है, 5/7 और 9/11। तो 5/7, तो यहाँ पर देखो 5/7 यानी 5 में 7 का भाग आपको देना है। ठीक है, अब देखो 5 में 7 का भाग देते हैं तो कितना आता है, यहाँ पर देकर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 7 भागित कितना 5, भाग किसमें? 5 में। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा 0.0, तो यहाँ 0 लगेंगे, 7×7 = 49। ठीक है, कितने बार जाएगा? यहाँ पर एक बच्चेगा, घटाएंगे तो। ठीक है, फिर 0 लिखेंगे, 7×1 = 7, फिर 7×1 = 7, कितने बचे यहाँ पर? 3 बचे। ठीक है, 0 उतारेंगे, 30 हो जाएंगे, 7×4 = 28। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा देखें, यहाँ पर 7×4 = 28, मतलब कितने बचेंगे? यहाँ पर 2 बच जाएंगे। ठीक है, तो फिर 0, तो 7×2 7×4 = 28 थे यहाँ पर, 7×2 = 14। ठीक है, तो 7×2 = 14, यानी यहाँ पर कितने बच जाएंगे अपने पास? यहाँ पर 6 बच जाएंगे। ठीक है, 6 बच जाएंगे तो फिर ये कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। ठीक है, 60 हो जाएंगे तो 60 में देंगे तो कितना? 7×8 = 56। ठीक है, 56, यानी कि यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे। 4 बच जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? इधर से दे लेते हैं, 40 हो जाएंगे। तो 40 हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? 7×5 = 35। ठीक है, तो 35 यानी कितने बच जाएंगे? 5 बच जाएंगे। अब दोबारा 5 आ गए। ठीक है, 7×5 = 35, तो दोबारा 5 आ गए, तो इसका मतलब ये है कि 5/7 का जो मान है वो कितना आएगा? 0.714285 का बार, क्योंकि इसके बाद दोबारा वही को रिपीट होने वाला है। ठीक है, इसी तरह अब दूसरा है अपना 9/11। ठीक है, तो 9/11 मतलब यहाँ पर 9 में 11 का भाग दें। ठीक है, तो 9 में 11 का भाग देंगे तो पहले देखो 90 हो जाएंगे, 0, 90 में 11 का भाग देंगे, 11×8 = 88, 2 बचेंगे शेष पर। ठीक है, 20 हो जाएंगे तो 11×1 = 11। ठीक है, फिर 9 बच जाएंगे, तो 9 बच जाएंगे, दोबारा यही का जी आ गया, मतलब यहाँ पर 0.8 का बार जी बनेगा। अब हमको क्या चाहिए? इन दोनों के बीच में, मतलब 0 यहाँ पर 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अपरिमेय संख्या चाहिए, अपरिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर जैसे पहली निकालें, अब देखो ये यहाँ पर 0.71428 और इधर कितने? 0.81, और आगे भी यही चलता रहेगा, 8181। तो सीधा सा आप यहाँ पर देखो 71 और 81 यहीं से बना लेंगे। जैसे पहली संख्या बताएंगे आप 0, जैसे यहाँ से बना लें अपन 71 है, तो 71 से अगला मतलब 72, क्योंकि 72 दोनों के बीच में जाएगा। तो 0.72, फिर 722, 7222। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट करता है, तो ये अपरिमेय संख्या हुई। इसी तरह से अगली जो नंबर 2 वाली संख्या लिखें, तो इसमें यहाँ पर एक और जोड़ दो, जैसे 0.73 कर दो, मतलब 73733 7333, और इस तरह से आगे भी बन जाएगी। अगली जैसे तीसरी संख्या लिखने हैं आपको, तीसरी संख्या भी इसी तरह से बन जाएगी। 0, अब 73 के बाद 74 ले लो, तो 74744, 7444, तो इस तरह से ये बन जाएंगे। तो तीन अपरिमेय संख्या हुई। और भी आगे दिया हो तो पूछा हो तो और आगे ले सकते हैं, 0.75 इस तरह से आगे हम बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं
परिमेय और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। यहाँ पर आपको क्या टोटल 5 भाग दे रखे हैं और उनमें केवल आपको पहचानना है कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षा में ऑब्जेक्ट, खालिस्तान, जोड़ी वगैरह में या सत्ता सत्य में आपको देखने को मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे इसमें दिया पहला भाग है √23, तो √23 परिमेय है या अपरिमेय। तो रूट के अंदर यदि कोई संख्या आ जाए और वह पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग का मतलब यह है कि उसका वर्गमूल ना निकले, तो इसका मतलब ये है कि वो कौन सी हुई, अपरिमेय संख्या होगी। ये बिल्कुल दिमाग में आप बसा लें कि रूट के अंदर कोई संख्या हो और यदि उसका वर्गमूल ना निकल रहा हो तो इसका मतलब वो अपरिमेय है। दूसरा देखें यहाँ पर, दूसरा है 225 रूट में। तो 225 का पता है, 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो इसका मतलब ये तो रूट से बाहर आ गया, और रूट से बाहर जो संख्या है तो इसका मतलब ये कौन सी बनेगी, अपनी परिमेय संख्या होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके आगे आप परिमेय लिख देंगे। तीसरा अपन यहाँ पर देखें, जैसे 0.3796। अब इसमें देखो ना तो बार लगाए और ना कोई डॉट डॉट लगाए, और दशमलव के बाद मतलब ये कहीं ना कहीं कैसा हुआ, टर्मिनेट हुआ, शांत हो गया। तो शांत हो गया तो इसका मतलब ये है ये कौन सा है, परिमेय संख्या है। इसको भी जब आप यदि सॉल्व भी करोगे, दशमलव हटाओगे, तो P/Q के रूप में हम इसको बदल सकते हैं। ठीक है, चौथा है हमारा, क्या दिया है, 7.478478 और फिर डॉट डॉट, और डॉट डॉट यहाँ पर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है फिर ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर ये है ना 478 तो इसमें 478 और डॉट डॉट, यानी कि इस 478 का बार बार रिपीट हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि आप इसे क्या लिख सकते हैं, 7.478 का बार लिख सकते हैं, बार वाले या अनंत तक जिनका क्या है, विस्तार है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर जो जो संख्या है वो कौन सी है, परिमेय संख्या ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है अशांत दशमलव वाली परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखें 1.1010100100 तो ये यहाँ पर ये संख्या जो होती है वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये कौन सी है, अनफसानी अनावर्ती संख्या है। ये यहाँ पर कौन सी हुई, अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इनको यहाँ पर आप ध्यान रखना, जब इस प्रकार की है, कोई इसमें क्या है, निश्चित अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही लेकिन विस्तार अनंत तक है, तो ऐसी जो संख्या होती है वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस तरह से अपनी क्या है, एक प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीरीज के साथ में। जब तक के लिए सभी के लिए जय श्री राम।